नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम स्पीसेस पोर्टल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद है आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। और आज की क्लास में अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बावजूद भी हम क्या उसको स्किप करके उसको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। इस वजह से जो है हम आपके साथ जो है आज अगर बात पिछले वीडियोस की अगर बात करें हम, तो हमने 2022, 2021 और 2020 3 साल के जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए उनको डिस्कस किया। बल्कि उन सवाल को ही नहीं डिस्कस किया, उसके अलावा जो और क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे जाते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के तौर पे। और उसी तरीके से आज हम 2018 और 2019 के पेपर को देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, और आप आज के भी जो क्वेश्चंस है उनमें भी आप पाएंगे कि पिछले सवालों में इसको एक तरीके से बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता मिला है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2019 में जितने भी सवाल पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम 18 के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। दिए गए स्टेटमेंट्स में से इकोसिस्टम से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या मोस्ट अप्रोप्रिएट है अगर इसकी बात की जाए तो। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। क्या कहता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते किस पे, प्रोड्यूसर पे, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आउटराइटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे देखने को मिल रहा है। आसानी से हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, फाइन, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे या ऑटोट्रॉफ्स जिसको भी बोलते हैं हम, उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रेंट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो है दे आउट नंबर कंज्यूमर्स, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ऐसा कह रहा है। ठीक, इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं दे डू नॉट आउट नंबर प्रोड्यूसर। ठीक है, इनफैक्ट अगर बात करें तो प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक, डी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ऑल्दो दे आर मोस्ट पावरफुल हम कह सकते हैं, बट अगर हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करें, टर्शियरी की लेवल की बात करें, तो उनसे पावरफुल ये नहीं होते, दे आर नॉट मोस्ट पावरफुल। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर हम इकोसिस्टम की अगर हम अपने बात करें, जिस टॉपिक से हमारा सवाल पूछा गया है, तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट हो जाता है, फाइन, एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये हमारे क्या है, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है। और बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें लिविंग जो लिविंग पार्ट है वो आ जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हो गए। तो लिविंग पार्ट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट के हिस्से में आएगा, और एबायोटिक में नॉन लिविंग जो पार्ट है, एंटिटीज है, वो आएंगे। जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया। तो ये सभी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट का हमारा हिस्सा है, फाइन। और अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात करें तो वो चूंकि वो लिविंग हिस्से पार्ट में आते हैं तो वो बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है। और अगर हम बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये भी सवाल में पूछा जाता है कि उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो अपना जो भोजन है, अपना फूड है, खुद जो है प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक, और कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। हेट्रोट्रॉफ क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, हमारे प्रोड्यूसर्स पे या ऑटोट्रॉफ्स पे, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला क्या स्टेटमेंट है,
इट इज अ फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन के जो प्रोसेस होता है वहां पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट देखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी हो, चाहे लेक हो, पॉन्ड हो, उन सभी में ये जो चीज है वो देखने को मिलती है। सेकंड ऑप्शन है इट डिप्लीट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में उसको डिप्लीट करती है, उसको खत्म कर देती है या यूज कर जाता है यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां से आंसर जो हमारा हो जाएगा बोथ 1 और 2, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक। तो यूट्रोफिकेशन की बात अगर की जाए तो सपोज ये क्या हमारा वाटर बॉडी है, ये हमारा वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी में अगर किसी भी तरीके से चाहे सरफेस रन ऑफ हो, रिवर्स अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आती है और यहाँ पे जमा करती है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनके क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमने स्टेटमेंट में भी अपने देखा था। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है अब वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनके पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगेंगे और उस प्रोसेस में वो क्या करेंगे, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे उसको यूज कर जाएंगे इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में। उससे क्या होगा कि वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आ जाएगी। किसके लिए कमी आएगी, जो वहां पे और ऑर्गेनिजम्स, जो फिश है पॉपुलेशन है, क्रस्टेशियंस है या अदर जो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये हमारा प्रोसेस है। यहाँ पे खासकर से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है इनकी इंक्रीज से ये एक्टिविटी देखने को हमें मिलता है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ गई और ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स ये डेथ करेंगे और फिर इनका डिकम्पोजिशन होगा, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, फिर इट विल डाई, डिकम्पोज करेगा और फिर से जो है शुरू करेगा। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ घटता हुआ देखने को मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ओशन एसिडिफिकेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जो हमारा वाटर बॉडी है उसको डिग्रेड करेगा और इससे क्या होगा, जो फिश हैं वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी। फिश किल के बारे में सुना होगा। और यूट्रोफिकेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पे अगर हम बात करें, फिश किल हमारा हो गया, डेड जोन्स भी देखने को मिलेंगे। डेड जोन्स, ठीक। डेड जोन्स क्या है, वहां पे जहां पे बहुत ही कम मात्रा में या फिर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो एब्सेंट है, ठीक है, वैसे जोन्स को हम डेड जोन्स के नाम से जानते हैं। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नाम से हम जानते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एनवायरमेंट में जो भी बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको हम किस टर्म से जानते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, अर्बन एनवायरमेंट या फिर मॉडर्न एनवायरमेंट। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। पहला क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। क्या कहता है कि अगर हम इक्वेटर से, इसको डायग्राम से समझे तो ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे, ठीक। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन हो गया। कहता है इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी, ऐसा स्टेटमेंट में कह रहा है। बल्कि अगर हम जानते हैं कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो डाइवर्सिटी होती है वो घटती है। सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ वहां पे फेवरेबल क्लाइमेट होता है प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। इस वजह से ये होता है। और पोल पे ये चीज धीरे धीरे कम होती जाती है, जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा उसमें कमी आती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो यही हमारा आंसर भी होगा। बाकी के ऑप्शंस हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक।
तो आइए इसको वैसे देख लेते हैं कि ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एरियाज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने बात की कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी स्पीशीज की ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। लास्ट क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरियाज टुवर्ड्स पोल। अगर हम टेम्परेट जोन कहाँ है, ये हमारा टेम्परेट जोन हो गया। अगर हम टेम्परेट जोन से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, घटेगा, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दिया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the well-known example of bioindicator of pollution? Bioindicator of pollution, ये सवाल जो है पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले साल के क्वेश्चंस में भी, इनफैक्ट 2021, 22 और 20 का पेपर उठाएंगे तो उनमें भी ये सवाल आपको मिलेगा। एक डिफरेंट तरीके, अलग तरीके से पूछा गया है। वहां पे पूछा था लाइकेंस, 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा क्या है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। ठीक, वहां पे जो आंसर हमारा था लाइकेन था। और यहां पे हम देखते हैं ऑप्शंस, लाइकेंस, मिथाइल मरकरी, रोज प्लांट, सनफ्लावर। तो उस वीडियो में हमने बताया था पिछले जो सेशन में कि लाइकेंस को भी हम बायो इंडिकेटर के नाम से जानते हैं और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। फाइन, तो अगर लाइकेंस की अगर बात करें हम, तो लाइकेन जो है 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई और एक एल्गा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म है जिसके कॉम्बिनेशन को हम लाइकेन बोलते हैं। तो यहां पे फंजाई जो है, सिंस इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल, ठीक, यहां पे क्लोरोफिल नहीं होता, तो अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो एक तरीके से फूड बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं, वो ये नहीं कर सकता। इसी वजह से वो डिपेंडेंट होता है किस पे, एल्गे पे, एल्गा पे, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, इसी वजह से अपने भोजन के लिए इस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, और इसको बायो इंडिकेटर के नाम से भी हम जानते हैं। और ये एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स है, इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक तरीके से वेट एंड ड्राई जो एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन है वहां से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो वो बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं लाइकेंस में हमें डिग्रेड होता हुआ ये हमें दिखेगा। और इसी से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन की जो एक तरीके से लेवल है वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहां से हमें इंडिकेशन मिलता है। फाइन, और लाइकेंस का अगर बात करें तो बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे पेंट हो गया, ठीक, टूथपेस्ट में भी यूज होता है। फाइन, इसको टूथपेस्ट में भी यूज होता है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पॉल्यूटेंट्स को भी, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को ये एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या, लाइकेन, जो पेड़ों पे इस तरीके से आपको नॉर्मली जो है दिख जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रोनोलॉजी में इसको आपको सेट करना है, सीक्वेंस लगाना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा रहा है सवाल। ठीक, तो 1972 में इस एक्ट को लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की बात करें तो 2002 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आया था, 1973 में इसको लाया गया था। और 2023 में अगर बात की जाए तो इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि टाइगर सेंसस भी रिलीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जो टाइगर पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली। पिछले साल से अगर बात करें तो 200 टाइगर रिजर्व्स का इंक्रीमेंट, टाइगर्स का के पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला। और पूरे वर्ल्ड का 75% टाइगर इंडिया में हमें मिला। फाइन, और जबकि पिछले साल जो है 70% आई है, अब 5% से बढ़ के 75% हो गया। तो टाइगर सेंसस का जो वीडियो है आप जरूर जाकर देखें, जितने भी सवाल उस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे। उसमें सिर्फ टाइगर सेंसस को ही नहीं, जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, स्टेट वाइज कैटेगराइजेशन करके, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। फाइन,
प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में इसको सरकार लेके आई थी। तो यहां पे अगर हम अपने सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। फाइन, ये उत्तर हमारा सही है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट्स लाए गए उनको हम अगर एक साथ रिवाइज कर ले तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर जैसा कहा हमने बात किया कि 1973 में आया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है 1975 में आया था। उसके बाद 1987 में सबसे पहली बार क्या है प्रोजेक्ट राइनो लेके आई थी, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में चलाया गया था। और ठीक है, और 2005 में राइनो विजन 2020 असम और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके ये स्टार्ट किया था, जिसमें 2020 तक जो राइनो की पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस उसके 3000 से ज्यादा करना है। एटलीस्ट 3000 तो टारगेट रखा ही गया था। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लेके आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एक रीजन है। देखते हैं असर्शन क्या कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक, हम हमेशा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। रीजन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रेजेंट जो जरूरतें हैं, नीड्स है, उसको हम फुलफिल करें, सेटिस्फाई करें, लेकिन कंडीशन क्या है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को भी हमें ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना है, उनका यूज़ करना है, सही तरीके से करना है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही, यहाँ पे रीजनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए अगर, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया था, 1987 में रिपोर्ट आई थी, एक ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और वहां पे एक रिपोर्ट का नाम क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। सबसे पहले वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, वहां से हमें इसके बारे में पता चला। ठीक, आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। ऑप्शंस हमारे क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया यूएस, सिक्किम इंडिया और क्यूबेक जो कि कनाडा में है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट का स्टेटस पाने वाला सिक्किम इंडिया में ये पहला स्टेट है। यही हमारा क्या है उत्तर हो जाएगा। ठीक, आंसर विल बी सी। तो ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि उसमें जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज किए जाते हैं क्रॉप कल्टीवेशन में उसको हम यूज नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर या बायो मैन्योर का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करें तो ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। बायोसेफ्टी और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलएमओ के बारे में आपने सुना होगा, तो वो इसी प्रोटोकॉल के तहत है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल हमारा सही करेक्टली मैच्ड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात अगर हम करें तो ये ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा करेक्ट है, कहीं ना कहीं ये ओजोन से जुड़ा हुआ है। फाइन, अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो एक और इससे ओजोन से जुड़ा हुआ एक और प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसको हम वियना कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले आया था। सबसे पहले वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद भी किगाली एग्रीमेंट के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फाइन, और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो सेव वाटर यहां पे दिया गया, जो कि इनकरेक्ट है, ये वाटर को कंजर्व करने की बात नहीं करता, और ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है, जो कि 1997 में, कब 1997 में इस प्रोटोकॉल को लाया गया था। फाइन, तो आगे देखते हैं। तो
तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करें ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये लिविंग मॉडिफाइड मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट फ्रॉम वन नेशन टू अदर। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है? इट इज डिफाइंड अंडर द प्रोटोकॉल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ, जिनमें जेनेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक, फ्रॉम द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। और ये क्या है? सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, ठीक किसकी तरह? नगोया प्रोटोकॉल की तरह। और इसको 2000 में लाया गया था और ये इट केम इनटू फोर्स इन 2003, 2003 में ये लागू हुआ। और आगे अगर हम बात करें स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि 2001 में इसको लाया गया था, इट वाज अडॉप्टेड। और नगोया प्रोटोकॉल की भी बात कर लेते हैं तो इट इज रिलेटेड टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, उससे जो फायदा होगा उसको बराबर में, एक तरीके से बराबर में उस फायदे को लेना, फाइन, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन, इससे सभी को बराबरी में फायदा होना चाहिए, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाइज के जो मैक्सिमम नंबर है वो देखने को मिलते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो फेवरेबल क्लाइमेट वहाँ पे उनको मिलता है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। रीजनिंग क्या है कि बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स, बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेट या फिर अगर हम उससे और ऊपर जाए पोलर रीजन की तरफ, हमें नहीं मिलता, ठीक। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही क्या है? करेक्ट है, और रीजन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और रीजन भी हमारा सही है। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, क्या होता है, क्या देखने को मिलता है जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो उसमें क्या इंक्रीज होता है एनर्जी में, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर इंक्रीज, घटता और बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, फाइन। अगर हम इसको अच्छे से समझे तो ये सपोज हमारा क्या है? प्रोड्यूसर्स है यहाँ पे, जो सबसे बेस लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आता है हमारा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्राइमरी से, अगर हम प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएं तो 10% का एनर्जी का लॉस होता है हर लेवल पे, 10% से एनर्जी घटती रहती है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक। और अगर बात करें कि ये 10% जो एनर्जी रूल है, लॉ है, वो किसने दिया था? तो 1942 में रेमंड लिंडमैन ने इसको दिया था, फाइन, जिसमें बताया था कि 10% से एनर्जी अगर हम ऊपर जाएंगे अपर ट्रॉपिक लेवल पे तो घटेगी। अगला सवाल देखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे? तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन डी, ब्लू ग्रीन एल्गे इसका सही उत्तर होगा हमारा, ठीक, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे देखते हैं। स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ, स्मोक जो है किसके कारण होता है? ऑक्सीजन एंड ओजोन, ओजोन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ्यूरस, सल्फर, ठीक है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो स्मोक जो है किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? ये स्मोक प्लस फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और स्मोक जो है ये क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या मतलब? ये किसी सोर्स से डायरेक्टली जो है इनका इमर्जेंस नहीं होता, ये बल्कि एटमॉस्फेयर में इसके फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से इनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं विच आर डायरेक्टली, जो डायरेक्टली जो है किसी सोर्स से निकल के आते हैं, उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के कारण स्मोक जो है एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है या हमें देखने को मिलता है, ठीक।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ग्लोबल 500 अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? जीन प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ग्लोबल 500 अवार्ड हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। कौन देता है अवार्ड? इसकी अगर बात की जाए तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। फाइन। और ये अवार्ड अगर बात करें क्या कभी किसी इंडियन को मिला है, तो हाँ, इसका आंसर होगा यस। किसको मिला है? अनिल अग्रवाल। ठीक, अनिल अग्रवाल को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि ओनली इंडियन है। फाइन। और यूएनईपी कब आया था? ये 5 जून 1972 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसको बहुत सारे रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है, लेके आता है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट लेके आता है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ वो ये पब्लिश करता है। फाइन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, जो कि कहाँ है? केन्या में है। केन्या में देखने को मिलता है। फाइन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्टर्स थे हमें। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया कौन सा है? अगर यहाँ पे अगर बात करें तो गैंजेटिक प्लेन, ट्रांस हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स या फिर सेंट्रल इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है वो है वेस्टर्न घाट के रीजन में। और इसी वजह से भी हम सब जानते हैं कि इसको बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इंडिया में अगर बात करें तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से एक है हमारा वेस्टर्न घाट। फाइन। ये क्या है? हमारा बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसके कंसेप्ट जो है, ये टर्म किसने दिया था? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जो इसका आइडिया दिया गया था। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे देख सकते हैं दिस इज कौन है? ये नॉर्मन मायर्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा वाटर अवेलेबिलिटी से जुड़ा हुआ है एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट, और उसके मैनेजमेंट से अप टू 2030 इन इंडिया? SDG 6, 7, 8 या फिर 9। तो जिसका आंसर होगा वाटर से जुड़ा हुआ जो SDG गोल है वो है गोल 6। फाइन। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और 7, 8, 9 की अगर हम बात करें तो 7 हमारा क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। 8 की अगर बात की जाए SDG तो ये इकोनॉमिक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, बात करता है। और 9 जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ गोल है। तो ये हमारे 17 गोल्स है। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं हर साल एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को हमें मिलता ही है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट यहाँ पे आप एक क्वेश्चन अपना सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट लिमिट टू ग्रोथ? लिमिट टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड कमीशन या फिर एजेंडा 21? फाइन। तो यहां पे अगर बात करें तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ये क्या है? लिमिट टू ग्रोथ एक रिसर्च पेपर है जो कि दिया गया था इसके द्वारा। और क्लब ऑफ रोम कब स्टैब्लिश किया गया? 1968 में इसकी स्थापना की गई, जो कि एक नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। फाइन। तो अगर हम बात करें ब्रंटलैंड कमीशन की तो इसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था और इसने 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट दिया था, अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी सबसे पहली बार। और इसका जो टाइटल था इस रिपोर्ट का वो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये इस रिपोर्ट का टाइटल था।
फाइन। एजेंडा 21 ये कब निकल के आया? 1992 का जो अर्थ समिट था रियो डी जेनेरो में, वहां से एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट निकल के आया। फाइन, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजेंडा 21 में ये 21 जो है ये किसको डिनोट करता है? ये सेंचुरी को डिनोट करता है, 21st सेंचुरी को डिनोट करता है। ये सवाल जो है यूपीएससी में भी पूछा गया था कि ये 21 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। किस रीजन को जो है लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड, या फिर ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन, या हॉट डेजर्ट रीजन, या फिर ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, लैंड ऑफ बिग गेम्स ये काफी फेमस है, और ट्रॉपिकल जो सवाना रीजन है उसको इस नाम से जाना जाता है, उसको ये स्टेटस दिया गया है क्योंकि वहां पे जो एक तरीके से एनिमल्स मिलते हैं उनके पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर साल जो है उसको एक तरीके से ट्रॉफी कलेक्शन करते हैं लोग, जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा किलिंग करते हैं एनिमल्स की। इसी वजह से लैंड ऑफ बिग गेम्स, वो एक जानवरों को मारना एक तरीके से गेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट या सिग्निफाई किया गया है। फाइन, तो अगर हम ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड की बात करें तो इसको सूडान टाइप भी बोलते हैं, सूडान भी बोलते हैं, ठीक है, सूडान क्लाइमेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है डिस्टिंक्ट ड्राई और जो है वेट सीजन देखने को हमें मिलता है, ठीक। छोटे ट्रीज, स्मॉल डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे, और जो ग्रासेस होते हैं, ग्रास पाया जाता है, जो घास पाया जाता है, काफ़ी लंबे लंबे जो है घास देखने को मिलते हैं, जो कि जानवरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है उसमें छुपने के लिए, उनके लिए। फाइन, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने 2019 के जितने भी सवाल पूछे गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे 2018 में जो भी सवाल पूछे गए उनको बारी बारी से देखेंगे, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक बायोम का कौन सा एग्जांपल है? देखते हैं। फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, या फिर क्रॉपलैंड। तो यहाँ पे बात करें कि ऊपर के तीनों ये नेचुरल बायोम का हिस्सा है। क्रॉपलैंड जो है ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन के द्वारा, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ह्यूमंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये ह्यूमंस जो है क्रॉपलैंड यहाँ पे कल्टीवेट क्या करता है, जो फील्ड होता है वहाँ पे कल्टीवेशन करता है, और उसी को हम क्रॉपलैंड बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बायोम की बात की जाए कि बायोम क्या होता है, तो बायोम इज एन एरिया ऑफ द प्लैनेट, हमारे अर्थ का, प्लैनेट का एक हिस्सा है, एक एरिया है, दैट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, जो वहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। और बहुत सारे बायोम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे ट्रॉपिकल बायोम, सवाना बायोम, कॉनिफेरस बायोम, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं। पोलर बायोम हो गया हमारा, टुंड्रा बायोम, ठीक। तो बायोम्स की अगर बात करें तो बायोम्स डिस्क्राइब लाइफ ऑन अ मच लार्जर स्केल, ये मच लार्जर स्केल के बारे में बात करते हैं लाइफ की। और जबकि अगर हम बात करें, कभी कभी कई बार जो है कंफ्यूजन देखने को मिलता है, बायोम क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, या फिर इकोसिस्टम, तीनों टर्म में, तो तीनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक। और इकोसिस्टम की बात की जाए तो इट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन द, जो प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक, उन अपने एनवायरमेंट से किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में इकोसिस्टम हमारा बात करता है। और वहीं अगर बात करें हम हैबिटेट की बात करें तो इट डील्स विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पीसीज के पॉपुलेशन सेंट्रिक ये आइडिया देता है, हैबिटेट आइडिया देता है, ठीक है। और बायोम क्या होता है कि एक ही बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके एक बायोम बना सकते हैं। फाइन, तो बायोम क्या है, लार्जर पिक्चर में हम इसको देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी। कहाँ पे लोकेटेड है? भावनगर, जामनगर, मुंबई, या फिर पुदुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये जामनगर गुजरात में हमारा लोकेटेड है। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक। 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, टू लुक आफ्टर
द मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो कोस्टल एरियाज में जो बायोडाइवर्सिटी है उनके देखभाल के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेगा। फाइन, आगे देखते हैं। दचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पार्क, नेशनल पार्क किससे एसोसिएटेड है? ठीक, सबसे पहले अगर बात की जाए तो दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पड़ता है। ठीक, श्रीनगर के काफ़ी नज़दीक ये नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रजाति इनमें से पाया जाता है, किसके लिए फेमस है ये नेशनल पार्क? अगर इसकी बात की जाए तो मस्क डियर, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टिन या फिर हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, हंगुल, या इसको कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, तो ये उत्तर होगा। ये क्या है, यहाँ पे हंगुल जो है दचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये एक एंडेमिक स्पीशीज है जो सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है। फाइन, और हंगुल के पॉपुलेशन को एक तरीके से बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए 1970 में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था जम्मू कश्मीर में? प्रोजेक्ट हंगुल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1970 में लाया गया था इनके पॉपुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। फाइन, ये एक डियर की प्रजाति है। ठीक है, डियर की प्रजाति देखने को हमें मिलती है, जम्मू कश्मीर में है। और इसका नाम अगर बात करें, दचिगम नेशनल पार्क जो पड़ा है, इट मीन्स 10 विलेज, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। ठीक, ये 10 गांव के नाम पे पड़ा है। 10 विलेजेस क्यों पड़ा है, अगर हम बात करें तो जब ये नेशनल पार्क बनाया गया था तो 10 गांव को, 10 विलेजेस को रीलोकेट किया गया था, रिहेबिलिटेट किया था, और उन्हीं को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए ये नाम रखा गया था। फाइन, और IUCN स्टेटस की अगर बात की जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हमें देखने को मिलता है। फाइन, तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ। आगे चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड? कब मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे? तो यहाँ पे बात करें, हम सभी जानते हैं कि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और अगर हम इसके थीम की बात करें, क्योंकि थीम्स भी कभी कभार पूछे जाते हैं, तो 2022 का जो थीम था हमारा क्या था, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। और वहीं 2023 का जो थीम था वो क्या था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ठीक है, अब क्या है, एक्शन करने का या इम्प्लीमेंटेशन का समय है। फाइन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, तो ये 2023 का थीम था, 2022 का। दोनों थीम्स हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। अब क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस चीज में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है? साइक्लोन्स ओनली, क्या सिर्फ साइक्लोन्स, नंबर ऑफ साइक्लोन्स में, या स्टॉर्म्स ओनली, या हरिकेन्स ओनली, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे जो आंसर होगा बहुत ही आसान सा आंसर है, तीनों ही इसका सही, ऊपर के तीनों ही जो है सही उत्तर है इसका। तो ऑल ऑफ द एबव जो हमारा होगा सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, या फिर सैक्रेड ग्रुव्स? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोटानिकल गार्डन, दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारा इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल है हमारा। ठीक, अब एक्स सिटू का क्या मतलब होता है? एक्स मतलब आउटसाइड, ठीक है, सिटू मतलब साइड, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है, एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है बाहर, जहां पे उनका जो नेचुरली रहते हैं वहां से कहीं और इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। और जबकि इन सिटू का मतलब क्या है? इनसाइड, इनसाइड। ठीक, और सिटू का साइड। तो यहाँ पे उसी जगह पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है, वहीं पे इनको
प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे इन सिटू बोलेंगे। और तो अगर आउटसाइड जैसे जू हो गया या बोटानिकल गार्डन हो गया तो उनको हम एक्स सिटू कैटेगरी में देखेंगे। और कौन कौन से हमारे एक्स सिटू और इन सिटू में आते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन सिटू की बात करें तो नेशनल पार्क हो गए हमारे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रुप्स भी हमारे इन सिटू कैटेगरी में आते हैं, या फिर सैक्रेड लेक्स। और अगर बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन में तो कौन कौन से आते हैं, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन हो गए हमारे, सीड बैंक हो गया, ठीक, क्रायो प्रिजर्वेशन और होम गार्डन्स, ये सभी क्या है हमारे एक्स सिटू कैटेगरी में आते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जब रिएक्शन करता है तो कौन सा इनमें से कौन से एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। फाइन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन या फिर फ्लोराइड। तो यहां पे हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओजोन का फॉर्मेशन होता है जब यूवी लाइट जो है पड़ती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक, कौन सा रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है जिसमें कि ऑक्सीजन का सबसे पहले फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग होता है। ठीक, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिंगल ऑक्सीजन एलिमेंट एक तरह से है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और यही जो है फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यही ओजोन एक तरीके से एक लेयर बना के स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में एक लेयर बना के रखती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। फाइन, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें यूवी रेडिएशन की तो ये 3 टाइप्स में देखने को मिलते हैं, ए, बी और सी। फाइन, तो यहां पे अगर देखा जाए यूवी ए जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे डेंजरस भी है। ठीक, क्यों डेंजरस है, क्योंकि इट कैन पेनिट्रेट डाउन टू द स्किन, डाउन टू द मिड, हमारा जो स्किन है उसके मिडिल लेयर तक ये पेनिट्रेट कर सकता है। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। और यूवी बी की बात की जाए तो इसका वेवलेंथ ए से कम होता है, देखने को मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या हमारा यूवी ए, यूवी बी, इसका जो वेवलेंथ है कंपैरेटिवली क्या है, कम है। ठीक, कम है और इट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट डाउन द स्किन, लेकिन ये जो ऊपर का लेयर होता है स्किन का वहीं तक सिर्फ पेनिट्रेट कर सकता है। और यूवीसी की बात करें तो ऑल यूवीसी रेज फ्रॉम द सन, ये ऑल यूवी रेज जो है दे आर स्टॉप्ड बाय द, जो ओजोन लेयर होता है, यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, जो यूवीसी रेडिएशन है उसको सभी को क्या करता है, रोक देता है, अर्थ पे आने नहीं देता है। फाइन, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सॉरी नॉट करेक्टली मैच्ड। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, ये बिल्कुल सही है हमारा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, ये भी करेक्ट है। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, ये भी सही है हमारा। ठीक, तो गलत क्या है, ऑप्शन डी, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में ना होके ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में देखने को हमें ये मिलता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ऑप्शंस हमारे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पे आप इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो पिछले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो इसका आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा कहता है कि हमें जो हमारे जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी ध्यान में रख के जो है रिसोर्सेज का यूज करना है, ताकि उनके नीड्स को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। फाइन, आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, कहां पे लोकेटेड है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर? तो आंसर जो होगा ए, एम्स्टरडैम, जो कि कहां पे, नीदरलैंड में देखने को मिलता है। कहां पे, नीदरलैंड में है, और यहीं पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता।
1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई ऐश। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आंसर जो होगा हमारा ए, स्मोक। इसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है किसी सोर्स से रिलीज नहीं होता, निकलता नहीं है, और इसका एटमॉस्फेयर में, बाद में इसका एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में हम डालते हैं। और कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल हैं? पैन हो गया, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्राइड जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक, एसिड रेन हो गया, ठीक, एसिड रेन हो गया, पैन हो गया। तो ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे स्मोक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखें डायग्राम से, तो यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सभी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ये यहाँ इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रहे हैं, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या जो भी इंडस्ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली ये रिलीज हो रहे हैं, तो इनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे। फॉरेस्ट फायर हो गया, उससे भी जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आएंगे। और बाद में जो इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलके अगर केमिकल रिएक्शन, फर्दर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो तब जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे एसिड रेन हो गया, ओजोन हो गया हमारा, ठीक है, पैन हो गया, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्राइड, या फिर हमारे ये सभी क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। स्पीशीज डाइवर्सिटी रिलेटिवली किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? डीप सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ या फिर डेजर्ट। फाइन, तो यहाँ पे लोगों को क्या है, दो ऑप्शंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक कोरल रीफ। क्योंकि यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा भी इसका जो आंसर दिया गया था वो था बी और सी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऑप्शन सी जो है इसको करेक्ट माना जाता है कि कोरल रीफ्स में ज्यादा एक तरीके से स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक, बट उत्तर प्रदेश कमीशन के द्वारा दोनों ही आंसर माना गया था। फाइन, आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज COP21 कब हुआ था? ये भी काफी आसान सा सवाल है। ये पेरिस, जो कि कहाँ है, फ्रांस में देखने को हमें मिलता है, फ्रांस की कैपिटल है। ये कब हुआ था? 2000, कब हुआ था ये? 2015 में हमें देखने को ये मिला था। फाइन, 2015 में। ठीक, आगे चलते हैं। When was the India's first national action plan on climate change release? कब रिलीज हुआ था? 2000 में, 2008 या 12 या फिर 15 में? तो अगर इसकी बात करें तो 2008 में गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार जो है फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज किया गया था। ठीक, और इस जो एक्शन प्लान है इसके तहत 8 मिशंस थे, 8 मिशन रिलीज किए गए थे। कौन कौन से वो 8 मिशन थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके 8 मिशन थे। नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन हो गए, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज और क्लाइमेट चेंज हो गया हमारा, और क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 8 हमारे मिशंस हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। और इसमें से दो मिशन जो हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये दोनों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है। और कौन सा डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज DST के अंदर आता है। फाइन, आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है? मरीन, दैट इज ओशन, या फिर फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए मरीन, दैट इज ओशन को हम सबसे स्टेबल इकोसिस्टम मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि लॉन्गर पीरियड के टर्म्स में देखें, लॉन्ग पीरियड के टाइम में, तो यहाँ पे जो कंडीशन सिचुएशन है काफी स्टेबल देखने को मिलती है, जबकि फॉरेस्ट में
काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे फॉरेस्ट फायर होता है तो फॉरेस्ट पूरा एक तरीके से ख़त्म हो जाता है और फिर से वो ग्रोथ करता है, तो इस वजह से इसको स्टेबल नहीं माना जाता। ठीक उसी तरह माउंटेन का भी वही हाल है कि माउंटेन में भी इरोजन की वजह से, विंड की वजह से जो है धीरे धीरे वो माउंटेन की हाइट जो है कम होती जाती है, धीरे धीरे ये इरोड होता जाता है और इसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। फाइन। और वही हाल जो है डेजर्ट में भी देखने को मिलता है। तो सबसे स्टेबल हमारा ओशन को माना जाता है। फाइन। आगे बात करते हैं कि इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किस लिए यूज किया जाता है इंसिनरेटर्स का? बर्निंग वेस्ट, वेस्ट जलाने के लिए, या फिर पुटिंग वेस्ट इनटू देम, ठीक, या वेस्ट को रखने के लिए सिर्फ उसमें, कटिंग ट्री, ग्रीन ट्रीज काटने के लिए, या फिर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा इंसिनरेटर है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब आंसर जो है आप देख के समझ गए होंगे कि ये वेस्ट बर्निंग के लिए यूज होता है, इंसिनरेटर का यूज किया जाता है और इसका इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ से वेस्ट की एंट्री कराई जाती है और इसको जलाया जाता है। फाइन। आगे देखते हैं कि विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, वल्चर के पॉपुलेशन को कम करने में इनमें से दिए गए कौन सा जो पेन किलर है, क्या है, कारण बनता है? आइब्रूफेन, या फिर एसिटम, मिनोफेन, या फिर एस्पिरिन, या डाइक्लोफेनाक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी, डाइक्लोफेनाक, ये जो है कारण है वल्चर के पॉपुलेशन में कमी होने का। ठीक, ये पर्टिकुलर पेन किलर जो कैटल को है वो दिया जाता है वेटनरी में, इसको कैटल को ये पेन किलर दिया जाता था और बाद में जब इस कैटल की डेथ हो जाती थी, डेथ के बाद जो वल्चर्स थे, ठीक, वल्चर्स थे, इस पे फीड करते थे, तो इनको क्या है, सिंस इसमें डाइक्लोफेनाक पाया जाता था, फाइन, तो इनसे इसको नुकसान पहुंचता था। रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं, या किडनी फेलियर की वजह से वल्चर्स की डेथ हो जाती थी। फाइन। और अगर हम बात करें डाइक्लोफेनाक की, तो 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में ये दवाई आई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2006 में जब ऐसा देखा गया कि इससे जो वल्चर्स है उनके पॉपुलेशन में कमी आ रही है, उनकी डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो 2006 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया था। ठीक है, बट उसके बावजूद भी इलीगली जो फार्मर्स हैं, कैटल रियरर्स हैं, इसका यूज़ करते रहे थे। ठीक। और अगर बात करें कि डाइक्लोफेनाक के अलावा और भी जो दवाइयां हैं जिसके कारण वल्चर्स को नुकसान पहुंचता है, ये सभी कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसको हम फैटल 4 के नाम से जानते हैं। कौन कौन से वो दवाई है? डाइक्लोफेनाक तो एक है ही, उसके अलावा एक्लोफेनाक है हमारा, निमोस्लाइड हो गया जो नॉर्मली पेन किलर के तौर पे यूज होता है, और कीटोप्रोफेन, इनसे भी जो है इनको हार्म पहुंचता है, वल्चर्स को हार्म पहुंचता है, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर देखने को मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2015? ठीक है, 2015 में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किसके द्वारा किया गया? चाइना, यूएस, इंडिया, या फिर फ्रांस? तो यहां पे अगर हम बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे अगर रैंकिंग की बात की जाए, अभी भी क्या है, चाइना सबसे ऊपर है। फाइन, चाइना सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे हमारा यूएस हो जाता है, थर्ड पे हमारा इंडिया आता है, और फाइन, और फोर्थ पे रशिया हमें देखने को मिलता है। और अगर पर कैपिटा लार्जेस्ट एमिटर की बात की जाए, जहां पे पर कैपिटा आ जाएगा, पर कैपिटा एमिशन की बात होगी, तो उस केस में हमारा यूएस सबसे टॉप पे होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन? कौन सा एनर्जी सोर्स एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं करता? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, या फिर कोल एनर्जी? तो यहां पे इस क्वेश्चन की बात की जाए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोलर एनर्जी। ठीक, क्या होगा? सोलर एनर्जी, क्योंकि इससे क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के कैटेगरी में आता है। फाइन।
तो इस तरीके से ये हमने आज के क्वेश्चंस हमारे यही खत्म होते हैं। 2018 और 2019 के क्वेश्चंस को हमने देखा। अब जो है हम इससे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं 17 और 16 उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।